हाल ही में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के चलते मोदी सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ी। क्योंकि विपक्ष की माने तो केंद्र की एनडीए सरकार इसके तहत आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही थी। वहीं सरकार ने अचानक ये फैसला लेकर पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार की हाई प्रोफाइल पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि लेटरल एंट्री आखिर होती क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है और इसे लेकर इतना हंगामा आखिर है क्यों। हम आपको इन सब तमाम सवालों के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में लेटरल एंट्री को लेकर के व्यवस्था क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लेटरल एंट्री मतलब क्या होता है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि बिना कोई परीक्षा दिए सरकार के हाई प्रोफाइल पोस्ट पर संबंधित क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाना। आमतौर पर यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए उन पदों पर नियुक्ति करता है जिन पर आईएएस लेवल के अफसर तैनात किए जाते हैं। इनमें तमाम मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को नियुक्त करती है, लेकिन इसके लिए भी इंटरव्यू किया जाता है और जो इसको पास करता है उसे सरकार नियुक्त करती है। हालांकि लेटरल एंट्री के जरिए जो भी कैंडिडेट नियुक्ति पाते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। लेटरल एंट्री सबसे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान पेश की गई थी। साल 2005 में केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार का आयोग बनाया गया था, जिसका मतलब था एआरसी। इसका समर्थन किया गया। उस दौरान एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम दिया गया था। इसे लेकर एआरसी ने जो तर्क दिए थे वो भी आपको बताते हैं। एआरसी का कहना था कि कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है जो पारंपरिक सिविल सेवाओं के अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए इसमें खास विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। एआरसी का मानना था कि इससे विशेषज्ञों की एक लिस्ट तैयार होगी जो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्रों में नया अप्रोच और स्पेशलिटी लाएगी। लेटरल एंट्री को वर्तमान सिविल सर्विसेज में इस तरह से जोड़ा जाएगा कि सिविल सेवा की अखंडता और लोकाचार को भी बनाए रखा जाएगा, लेकिन स्किल्स का लाभ भी मिल सकेगा। ये बात सब एआरसी ने कही थी। अब इसके इतिहास की बात करते हैं। लेटरल एंट्री ने भारत में आज से करीब 60 साल पहले ही दस्तक दे दी थी। यानी साल 1966 में पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन रिफॉर्म ने इसका आधार तैयार किया था। हालांकि कमीशन ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा। इसके लिए जो नियमों को हवाला दिया गया उसके मुताबिक जिनकी भर्ती होगी उनकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और वो एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। इसी तर्ज पर कई विशेषज्ञों को सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन औपचारिक रूप से लेटरल एंट्री योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई। साल 2018 में सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे। ये पहला मौका था जब किसी प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ को इसमें मौका दिया गया। लेकिन अनौपचारिक तौर पर आज से कई साल पहले भी ऐसी नियुक्तियां होती थीं। आपको हम बताते हैं इससे जुड़े लोगों की नियुक्तियां पहले कब और किस सरकार में हुई। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें साल 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। तब मनमोहन सिंह ने कोई सिविल सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी, न ही परीक्षा दी थी। 1971 के बाद साल 1972 में भी उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। यह पद ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का ही होता है। उस समय इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसी तरह बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। रघुराम राजन भी यूपीएससी से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच गए और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी बना दिए गए। तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बीएसईएस के सीएमडी आरवी शाही भी साल 2002 से लेकर 2007 तक ऊर्जा सचिव बने रहे। इसी तरह इन्फोसिस के प्रमुख कर्ताधर्ताओं में से एक नंदन नीलकेणी भी आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था के चेयरमैन नियुक्त किए गए। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह साल 1997 में आईसीआईसीआई के बोर्ड मेंबर विमल जालान को सरकार में लेटरल एंट्री मिली और वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए। तब देश में जनता दल की सरकार बनी थी।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को साल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने लेटर एंट्री के जरिए ही गवर्नर का पद दिया। अगर इंदिरा गांधी सरकार की बात करें तो इंदिरा गांधी ने मंतोष सोंधी की भारी उद्योग में उच्च पद पर बहाली की थी। इससे पहले वो अशोक लेलैंड और बोकारो स्टील प्लांट में काम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी थी। इसी तरह एनटीपीसी के फाउंडर चेयरमैन डीवी कपूर को ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बनाया गया था। इंदिरा गांधी से भी पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को एनडीबीबी का चेयरमैन नियुक्त किया था। उस समय वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के संस्थापक थे। इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर के पूर्व चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का प्रमुख बनाया गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बड़े पदों पर बिना किसी सिविल परीक्षा को दिए लोगों की सीधी भर्ती की गई। केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन केपीपी नाम्बियार को पूर्व पीएम राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस तरह उन्होंने सैम पित्रोदा को भी कई अहम जिम्मेदारियां दी थी, जो आज ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटी सिंह अहलूवालिया के अलावा शंकराचार्य, राकेश मोहन, अरविंद विरमानी और अशोक देसाई ने भी लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में जगह बनाई। वहीं जगदीश भगवती, विजय जोशी और टीएन श्रीनिवासन ने भी इसी तरह सरकार में काम किया। इसके अलावा योगेंद्र अलग, विजय केलकर, नितिन देसाई, सुखमय चक्रवर्ती जैसे कई जाने माने नाम हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में उच्च पदों पर काम किया, जिनका यूपीएससी से कोई ताल्लुक नहीं था। लेटरल एंट्री की व्यवस्था भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन जैसे बड़े देशों में भी है, जो इसके जरिए ऑफिसर्स की नियुक्तियां करते हैं। लेकिन विदेशों में लेटरल एंट्री सिस्टम का विरोध नहीं होता। विदेशों में लेटरल एंट्री सिस्टम नियुक्ति प्रक्रिया का लंबे समय से हिस्सा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसका विरोध ना ही सियासी दल करते हैं और ना ही आम लोग। यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है, जबकि विदेश में ना तो परीक्षा कठिन है और ना ही विरोध करने की कोई ठोस वजह। आपको अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ देशों के बारे में बताते हैं जो लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में कई पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि लेटरल एंट्री वहाँ पर एक स्थायी व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने नए लेटरल एंट्री पायलट प्रोग्राम का ऐलान किया। इसके तहत मिड लेवल की फॉरेन सर्विस के लिए अफसरों की नियुक्ति की जाने की बात कही गई है। यही नहीं, लेटरल एंट्री के तहत अमेरिका के फेडरल सिविल सर्विस में भी नियुक्तियां होती हैं। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी लेटरल एंट्री के जरिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री देने का प्राविधान है। ब्रिटेन के सिस्टम में भी लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियां संभव हैं, लेकिन वहाँ इसकी संख्या कम है, क्योंकि इंग्लैंड और भारत में सिविल सर्विसेज का पूरा सिस्टम लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि यूपीएससी के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था अंग्रेजों ने ही लाई थी। जबकि ऑस्ट्रेलिया में लेटरल एंट्री सिस्टम कॉमन है, वहाँ डिफेंस में भी इसके तहत नियुक्तियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, लेटरल एंट्री सिस्टम के जरिए वहाँ दूसरे देशों के रक्षा विशेषज्ञों का भी चयन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके जरिए लेटरल एंट्री के तहत भर्तियाँ होती हैं। हमारे देश में साल 2019 में लेटरल एंट्री सिस्टम के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी के 8 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। साल 2022 में 30 अधिकारी बनाए गए थे। इनमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर थे। और साल 2023 में लेटरल एंट्री के जरिए कुल 37 नियुक्तियां की गई थीं। लेकिन साल 2024 में सरकार को इसी भर्ती के लिए पीछे हटना पड़ा और सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इसको खत्म कर दिया। तो लेटरल एंट्री एक वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले विशेषज्ञों को सरकार में ऐसा मौका दिया जाता है जो मौका उनको शायद यूपीएससी के जरिए मिलता या फिर शायद नहीं मिलता, लेकिन उनको इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हुए सरकार की विकास में, सरकार की तमाम सेवाओं में योगदान दे सकें। और इसीलिए लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई। व्यवस्था सालों से थी, लेकिन इसका यूज़ और मिसयूज़ होता है या नहीं होता है, ये तमाम बातें लगातार उठती रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि लोगों को इस बात का विरोध है, विपक्षी दलों को इस बात का विरोध है कि इसमें की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता और इसमें मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जाती हैं, यानी जिसकी सरकार होती है वो अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर भर्ती दे देता है। और ऐसे पद बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊंचे होते हैं। ऐसी जगहों पर अगर सरकार के लोग यानी सरकार के जो हितैषी लोग हैं वही बैठेंगे तो इसमें सरकार को मदद मिलेगी, और इसका यही राजनीतिक कारण है। इसीलिए विपक्ष के दल इसका विरोध कर रहे हैं।
हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो लेटरल एंट्री कई मायनों में फायदेमंद भी है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि जिसने 20, 25, 30 साल तक प्राइवेट सेक्टर में ही सही किसी विशेषता के साथ, किसी चीज़ की पूरी जानकारी के साथ काम किया हो, लगातार काम किया हो, अगर उसके अनुभव का लाभ सरकार के ऊंचे पदों पर बैठकर मिलता है तो उसका फायदा देश के विकास में होगा। लेकिन कई राजनीतिक कारण ऐसे भी होते हैं जिसके चलते किसी अच्छी चीज़ का भी विरोध होता है और किसी बुरी चीज़ का विरोध होता है, और शायद भारत में यही हो रहा है। लेटरल एंट्री का आगे भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। और इससे पहले कई ऐसे वाक़या है जिसमें तीसरी बार बनने वाली मोदी सरकार बैकफुट पर आई है। इसी को कहते हैं लोकतंत्र, और इसी को कहते हैं शायद विपक्ष की ताकत, क्योंकि इस बार मोदी सरकार उतनी ताकत, उतने नंबर्स के साथ लोकसभा में नहीं है। और इसका नतीजा यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष के विरोध को उन्हें मानना ही पड़ता है। कई सहयोगी दल भी विरोध करते हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। और उसी का नतीजा यह है कि भारत में फिलहाल लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ राजस्थान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।